Dear students, today we are going to learn the complete exercise of the chapter Lake Isle of Innisfree. As you can see here, this is the 14th chapter of your special English textbook of class 10th. The poet of this poem is W.B. Yeats. So, let's get started. Under the vocabulary section, the first question is distinguish between the following pairs of words. दिए गए जो जोड़े में शब्द हैं उनके बीच का जो अंतर है उसको डिस्टिंग्विश करिए, उसको पहचानिए, उसको अलग अलग करिए। मीन्स इन दोनों जो पेयर में वर्ड्स दिए गए हैं उनके प्रोनाउंसिएशन लगभग एक जैसे हैं, लेकिन आपको उनके मीनिंग्स के आधार पर उनको डिस्टिंग्विश करना है, अलग अलग करना है। सो लुक एट द आंसर हियर। द फर्स्ट पेयर ऑफ वर्ड्स आर रोज एंड रोज, ROWS and ROSE. So what is the meaning of rose here? What will be the sentence here? There are 20 rows on each pages. हर पेज पे, हर पन्ने पर 20 रोज हैं। रोज मीन्स होता है लाइनें या कतारें या पंक्तियां। इसके बाद इसको तो आप बड़े अच्छे से जानते हैं, ROSE, रोज इज टाइप ऑफ फ्लावर है। रोज इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर। गुलाब एक खूबसूरत फूल होता है। उसके बाद दूसरे में आते हैं बी एंड बी, BE एंड BEE। BE ये वर्ब के रूप में यूज होता है। बी मीन्स होता है होना। बी पॉजिटिव, हमेशा सकारात्मक होइए या रहिए। और ये BEE, इसका मतलब ये एक इंसेक्ट है जो हनी कलेक्ट करती है। बीज आर हेल्पफुल टू फार्मर्स, जो मधुमक्खियां हैं ये किसानों के लिए मददगार होती हैं, क्योंकि उनकी फसलों में जो फूल आते हैं और उसमें फसलें आती हैं तो उनको पर वो मदद करती हैं। उसके बाद थर्ड है पीस एंड the next one is also peace. The pronunciation of these two words are same, but there is a spelling differences as well as meaning differences also. What is the meaning of peace here? We should maintain peace. हमें शांति स्थापित करनी चाहिए, हमें शांति बनाए रखना चाहिए। तो यहाँ पीस मतलब शांति है। और दूसरा पीस, He gave me a piece of paper. उसने मुझे पेपर का एक टुकड़ा दिया। तो यहाँ पीस जो है एक टुकड़े के लिए आया है। उसके बाद अंग्रेजी में आते हैं VIL, वेल। वेल मीन्स क्या होता है? महिलाएं या ऐसी कोई भी कम्युनिटी जो मुंह में पर्दे ढके रहते हैं उसको वेल कहते हैं। वुमेन वियर वेल इन वेरियस कम्युनिटीज। कई सारे समुदायों में महिलाएं अपने चेहरे पर पर्दा ढके रहती हैं। हिंदी में बुर्का या घूंघट या ऐसा भी कुछ आप कह सकते हैं। और दूसरा है वेल, आई एम वेल, यानी आप अच्छे भले हैं, तो उसके लिए इस वेल का यूज होता है। उसके बाद अंग्रेजी पेयर ऑफ सेंटेंसेस में चलते हैं मॉर्निंग एंड मॉर्निंग। Here MORNING and here MOURNING. Morning, as you can you know, we should get up early in the morning. हमें जल्दी उठना चाहिए सुबह। और ये मॉर्निंग इसका मतलब होता है दुखी होना, शोक में होना, पीड़ा में होना। He was in mourning, वह दुखी है और उसका कारण कुछ भी हो सकता है। उसके बाद आते हैं SHORE, शोर। शोर यानी होता है किनारा या तट, चाहे वो समुद्र का हो, नदी का हो। तो यहाँ देखिए, द व्हेल अराइव्ड एट द सी शोर। जो व्हेल है वो समुद्र के किनारे पर पहुंच गई है, आ गई है। और ये SURE, श्योर मतलब पक्का। आई एम श्योर ही विल गेट सक्सेस, मुझे पक्का विश्वास है कि वह सफलता पाएगा। उसके बाद आते हैं हार्ट, HEART, हर्ट इज एन ऑर्गन ऑफ अवर बॉडी। हर्ट जो है हमारे बॉडी का
एक ऑर्गन है और ये हर्ट जो है HURT हर्ट, ये चोट लगना या ठोकर लगने के लिए अर्थ में यूज होता है। अ व्हीकल हर्ट द ओल्ड मैन, एक व्हीकल ने, एक वाहन ने बूढ़े व्यक्ति को चोटिल कर दिया, चोट पहुंचा दी। तो इस प्रकार से ये पेयर ऑफ वर्ड्स थे जिनकी मीनिंग अलग अलग थी, उनको हमने सेंटेंसेस में सीखा है। नाउ कम ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन, डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड्स द फॉलोइंग। नीचे दिए गए शब्दों के मीनिंग्स को अपने शब्दों में आप समझाइए। तो यहाँ यू कैन सी हियर देयर आर 3 वर्ड्स, द फर्स्ट वन इज अ लेक, the second one is a river, and the third one is the sea. You can all the three are some sort of water bodies. ये पानी की जगह होती हैं जहाँ पानी रहता है। अब इनको चलिए डिस्टिंग्विश करते हैं, इनकी मीनिंग। What is lake? A lake is a large area of water surrounded by land. लेक ऐसी जगह होती है जिसमें पानी रहता है और उसका बाकी का हिस्सा चारों तरफ से जमीन से घिरा होता है। ओके। A river, a large natural stream of water flowing in a channel. एक प्राकृतिक पानी का एक बहाव होता है जो कि एक चैनल के रूप में, एक रास्ते के रूप में बहता है, तो उसे रिवर कहते हैं। और द सी, अ पर्टिकुलर लार्ज एरिया ऑफ साल्ट वाटर, यह एक खारे पानी, नमकीन पानी का एक बहुत बड़ा क्षेत्र होता है। अ सी मे बी पार्ट ऑफ द ओशन और मे बी सराउंडेड बाय लैंड। ये जो सी है या तो ओशन का कोई पार्ट हो सकता है और या ये लैंड से सराउंड हो सकता है, मतलब इसका कुछ हिस्सा जमीन को छूता है। लेकिन जो ओशंस होते हैं वो जनरली लार्जेस्ट वाटर बॉडी एंड डीपेस्ट वाटर बॉडी होती हैं और हमारे इसमें टोटल 5 हैं ओशंस। उसके बाद आते हैं कॉम्प्रिहेंशन में, समझ आधारित प्रश्नों पर। इसमें पहला क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 25 वर्ड्स। लगभग 25 शब्दों में इन प्रश्नों के आपको उत्तर देना है। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, What does the poet want to do after going to the lake Isle of Innisfree? इसको आइल बोलते हैं, ISL। कवि जब लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री, इनिस्फ्री एक आइलैंड है, वहाँ की जो लेक है वहाँ जब वो जाना चाहता है, उसके बाद वो क्या करना चाहता है वहाँ जाकर? आंसर देखिए, द पोएट वांट्स टू बिल्ड अ केबिन मेड ऑफ क्ले एंड वाटर। कवि वहाँ एक केबिन बनाना चाहता है, एक अपना रहने के लिए घर बनाना चाहता है जो कि मिट्टी से और वाटर से बना होगा। ये वाटर क्या होता है? वाटर आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये जो बड़े बड़े थोड़ा थिक मोटे पोर्स होते हैं, उसमें ये जो पतली पतली पट्टियाँ बिन दी जाती हैं उनको वाटर कहते हैं। ये पूरा स्ट्रक्चर जो है वो वाटर है, मतलब घास फूस से या लकड़ी की पट्टियों से बना हुआ एक ढांचा, स्ट्रक्चर। ही विल ग्रो बीन्स नियर द केबिन। यहाँ बीन्स का मतलब वेजिटेबल्स है। वो कहता है कि वह जब वहाँ घर बना लेगा तो वह अपनी कुछ सब्जियां भी उगाएगा। नियर द केबिन, अपने कमरे के पास। फॉर द हनी बी ही विल हैव अ हाइव। और मधुमक्खी के लिए वह वहाँ एक हाइव यानी छत्ता भी बनाएगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में आते हैं, व्हाट डज द पीस कम टू द पोएट इन द, हाउ डज द पीस कम टू द पोएट इन द लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री। इनिस्फ्री में जो लेक है उस पे जब कवि पहुंचता है तो उस पर शांति किस प्रकार से आती है, पीस कैसे आती है? कवि ने क्या बताया है कि कैसे मेरे पास शांति आती है? आंसर देखिए, द पीस कम्स स्लोली टू द पोएट फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस। यहाँ कवि कहता है, यहाँ जो शांति है वो धीरे धीरे अलग अलग सोर्सेस से कवि के पास आती है। इट कम्स फ्रॉम द वेल ऑफ द मॉर्निंग। जब मॉर्निंग होती है, अंधेरा रूपी पर्दा हटता है,
तो वहाँ से आती है। द सॉन्ग्स ऑफ क्रिकेट, जो एक क्रिकेट इंसेक्ट होता है उसके गानों से आती है। ग्लिमरिंग ऑफ मिडनाइट स्काई, आधी रात में जो पूरे आसमान में तारों की टिमटिमाहट है उससे उसको शांति मिलती है। एंड फ्रॉम पर्पल ग्रोइंग आफ्टरनून, और दोपहर के समय जो आसमान पर्पल कलर का हो जाता है, पर्पल कलर में ग्रो होता है, वो भी उसको शांति प्रदान करते हैं। मतलब जितनी भी नेचुरल चीज़ें हैं उससे प्रकृति को सुकून महसूस होता है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन। What impressions do the varying times of the day leave on the poet's mind in the lake isle of Innisfree? Innisfree के लेक के पास कवि के मस्तिष्क में, कवि के मन में समय के, दिन के हर समय जो हैं, विभिन्न अलग अलग समय जो हैं, वो किस प्रकार का इम्प्रेशन, किस प्रकार की छाप, किस प्रकार का प्रभाव छोड़ते हैं। हम जानते हैं दिन कई छोटे छोटे स्लॉट्स से मिलकर बना होता है, जैसे मॉर्निंग होती है, इवनिंग होती है, आफ्टरनून होता है, मिडनाइट होती है। तो ये सारी चीज़ें कवि के दिमाग में, पोएट्स के माइंड में किस प्रकार से इफेक्ट या इम्प्रेशन डालती हैं। आंसर देखिए, द वेरिंग टाइम ऑफ द डे मेक द पोएट्स माइंड पीसफुल। दिन के जो विभिन्न समय होते हैं वह कवि के मन को शांति से भर देते हैं। द सॉन्ग ऑफ क्रिकेट्स इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह झींगुर का जो गाना होता है। पर्पल ग्रोइंग स्काई इन द आफ्टरनून, दोपहर के समय पर्पल कलर में ग्रो होते स्काई। क्वेल ऑफ द लिनट्स विंग इन द इवनिंग, शाम को लिनट नामक पक्षी के पंखों की क्वेल यानी फड़फड़ाहट। एंड ट्विंकलिंग स्टार्स एट मिडनाइट, और रात्रि के समय टिमटिमाते हुए तारे। फिर द पोएट्स माइंड विथ पीस, ये सारी चीज़ें कवि के मस्तिष्क को, कवि के मन को शांति से, सुकून से भर देती हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डज द पोएट हियर वाटर लैपिंग विथ लो साउंड्स बाय द शोर इन द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री? इनिसफ्री में जो लेक है उसमें जो पानी उसके शोर से टकराकर आवाज करता है उसको कवि किस प्रकार से सुनता है। आंसर देखिए, द पोएट हियर्स लेक वाटर लैपिंग विथ लो साउंड्स बाय द शोर इन द लेक आइल्स ऑफ इनिसफ्री इन द कोर ऑफ हिज हार्ट। जब लेक का पानी उस लेक के शोर से, तट से टकराता है तो उसकी जो लो साउंड, उसकी जो धीमी आवाज है, उसको कवि अपने हृदय के अंतर मन से सुनता है। कोर ऑफ द हार्ट मीन्स होता है बिल्कुल हार्ट के डीपेस्ट पार्ट ऑफ द हार्ट से, अपने अंतर हृदय से उसको सुनता है। When he is standing on the roadways or on the pavement, जबकि वह खड़ा कहाँ है, सड़कों पर खड़ा है या फुटपाथ पर खड़ा है, और उसके हृदय में उस लेक के पानी का, उसके तटों से, उसके शोर से टकराने की आवाज़ वो महसूस करता है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डू द लाइन्स इन ईच ऑफ द 3 क्वार्टेंस ऑफ द पोएम राइम? इस पोएम में जो 3 स्टेंजाज थे उसमें जो राइमिंग स्कीम है, ध्वनि का समायोजन है, वो किस प्रकार से किया गया है। क्वार्टेन मीन्स होता है एक पद्य खंड जिसमें आपके 6 लाइन होती हैं। ये मैं आपको यहाँ दिखा दूँ, ये 1 2 3 4 लाइन, 4 लाइन से बने हुए जो स्टेंजाज होते हैं उन्हें क्वार्टेंस कहते हैं। और इन क्वार्टेंस में जो राइमिंग स्कीम होती है, जैसे यहाँ देखिए फ्री है, यहाँ बी है, मेड है, ग्रेड है, तो ये राइमिंग स्कीम कहलाती है। यहाँ शो, ग्रो, सिंग, विंग, ठीक है। तो इन स्कीम को हमको यहाँ लिखना है, तो चलिए देखते हैं। कहता है कि इन द फर्स्ट क्वार्टेंस इनिसफ्री एंड मेड राइम्स विथ हनी बी एंड ग्रेड।
पहले स्टेंजा में इनिस्फी और जो मिड है वह राइम करता है, उसकी ध्वनि समान निकलती है हनी बी और ग्रेड जैसी। उसके बाद दूसरा है इन द सेकंड क्वार्टेन, और जो दूसरा स्टेंजा है, दूसरा 4 लाइनों की कविता है, उसमें स्लो एंड सिंग राइम विथ ग्रो एंड विंग। स्लो ग्रो सिंग्स विंग्स से राइम करता है, उसकी ध्वनि मिलती जुलती है। और इन द थर्ड क्वार्टेंट डे एंड शोर राइम्स विथ ग्रे एंड कोर रिस्पेक्टिवली। और तीसरे स्टेंजा में डे ग्रे के समान है और शोर कोर के समान है। और इसको आप यहाँ आप कह क्या सकते हैं, हियर द राइमिंग स्कीम इज ए बी ए बी। ए बी ए बी मतलब पहले ए साउंड फिर बी साउंड, फिर से वही ए साउंड रिपीट होता है पहली लाइन वाला, और चौथी लाइन में सेकंड लाइन का साउंड रिपीट होता है। इसको राइमिंग स्कीम ए बी कहते हैं, और इसको आप यहाँ देख भी सकते हैं। मान लीजिए हम इसको इनिस्फी को ए मान लें तो ये फिर से हनी बी ए आ गया, ई। मेड अगर हम इसको बी मान लें तो ग्रेड भी यहाँ बी आएगा, यानी ए बी। और ऐसी राइमिंग स्कीम पूरे स्टेंजाज में है। चलिए इसके बाद सेक्शन बी में आते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 50 वर्ड्स। 50 शब्दों में इन प्रश्नों के उत्तर देना है। उसमें पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाई डज द पोएट वांट टू गो टू द लेक आइल ऑफ इनिस्फी। कवि लेक आइल ऑफ इनिस्फी क्यों जाना चाहता है? आंसर देखिए, द पोएट वांट्स टू गो टू द लेक आइल ऑफ इनिस्फी। वह इसलिए जाना चाहता है बिकॉज ही हैड अ कीन डिजायर ऑफ स्टेइंग इन अ स्मॉल हट। क्योंकि उसकी तीव्र इच्छा है, कीन डिजायर है, उसके अंदर मन में एक बहुत बड़ी इच्छा है कि वह छोटी सी झोपड़ी, छोटा सा कमरा बनाकर रहे। इन अ सिक्लूडेड प्लेस, एक एकांत जगह पर। सिक्लूडेड मीन्स होता है ऐसी जगह जहां बाकी लोग ना रहते हो। टू सीक ट्रैंक्विलिटी, ट्रैंक्विलिटी मीन्स होता है पूर्ण शांति, जहां उसको पूर्ण शांति मिल सके। ही वॉन्ट्स टू लिव देयर फार फ्रॉम द बोरिंग एटमॉस्फियर ऑफ मॉडर्न सिटी लाइफ। वह वहाँ इस आधुनिक जीवन का जो वातावरण है, बोरिंग, आधुनिक जीवन का ये जो बोरिंग वातावरण है, उबाऊ पर्यावरण है, उससे दूर जाके रहना चाहता है। नेचुरल ब्यूटी ऑफ इनिस्फी अट्रैक्ट्स हिम। जो इनिस्फी आइलैंड है, द्वीप है, उसकी जो प्राकृतिक सुंदरता है, नेचुरल ब्यूटी है, वह उसको आकर्षित करती है, मोह लेती है। सो ही विशेस टू बिल्ड अ हट, इसलिए वह वहाँ एक हट बनाना चाहता है, झोपड़ी बनाना चाहता है। देयर एंड ग्रो वेजिटेबल्स, और अपने जीवन यापन के लिए वहाँ वो वेजिटेबल्स भी उगाना चाहता है। The natural things like crickets singing, beautiful glimmering stars and queer of linnets entrance him। जो प्राकृतिक चीजें हैं, जैसे वो झींगुर का गाना हो, चाहे वो रात में टिमटिमाते हुए तारे हों, या विनेट नामक पक्षी के पंखों की फड़फड़ाहट हो, वो सब के सब उसको एंट्रांस करते हैं, सम्मोहित करते हैं, आकर्षित करते हैं। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन में आते हैं, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द 9 bean rows with which the poet wants to build a hive for the honey bee in the lake isle of Innisfree। ये जो 9 बीन रोज आपकी पोएट्री में आया है पहले स्टेंजा में कि वहाँ वो 9 बीन रोज उगाना चाहता है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, उसका महत्व क्या है। which the poet wants to build है, जिनके माध्यम से कवि वहाँ एक मधुमक्खी का छत्ता बनाना चाहता है लेक आइल ऑफ इनिस्फी में। मतलब यहाँ 9 बीन रोज का क्या मतलब है, चलिए देखते हैं। The poet wants to grow 9 rows of bean near his cabin so that he can get fresh vegetables। वहाँ अपने केबन के पास वह 9 कतारों में वेजिटेबल्स लगाना चाहता है, बीन्स लगाना चाहता है, ताकि वह ताज़ी सब्जियां पा सके। और उसका दूसरा कारण ये भी है, अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके अतिरिक्त, द हनी बीज विल बी हमिंग देयर। जो हनी बी होगी वहाँ वेजिटेबल्स में जब फूल आएंगे तो वहीं वो आकर हमिंग करेगी, गुनगुनाएगी, एंड कलेक्ट हनी, और अपना हनी भी इकट्ठा करेगी।
द पोएट विल इंटॉक्सिकेट हिज ईयर विद द म्यूजिकल हमिंग ऑफ द बीज। और कवि कहता है कि जब हनी बी आएगी, उसकी जो हमिंग होगी उससे मैं अपने कानों को मदमस्त कर लूँगा, इंटॉक्सिकेट कर लूँगा, नशे में कर लूँगा। All these will give poet peace, happiness and spiritual joy। ये सारी की सारी चीज़ें कवि को शांति देंगी, हैप्पीनेस यानी खुशी, प्रसन्नता देंगी, एंड स्पिरिचुअल जॉय, उसको आध्यात्मिक आनंद की प्राप्ति होगी। स्पिरिचुअल का मतलब भगवत भजन, ठीक है, ऐसा माहौल भी उसको वहाँ मिलेगा। इस प्रकार से ये चैप्टर समाप्त होता है। अगले चैप्टर के साथ हम फिर से आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।